हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 है, पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। कथन 2 है, मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न तो 1 और न ही 2। मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जो बड़े पैमाने पर शासक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण करता है। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग है। उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के पास होते थे और उनमें मजदूर वर्ग सम्मिलित थे। उनका विचार शोषितों के संदर्भ में आधारित था। संघर्ष द्वारा ही क्रांति में सर्वहारा वर्ग द्वारा हथियाना होता था। मार्क्सवादी हमेशा एक अहिंसक क्रांति के समर्थक थे। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा था। उनके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार कम्युनिस्ट समाज आदमी के इतिहास के अंतिम चरण में होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है, उनके विचार शोषितों के संघर्ष का आधार बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2 सही है। साम्यवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और एंजेल्स द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उनके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? पहला है समाजवादी, दूसरा है पूंजीवादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1, समाजवादी। सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति अलग अलग रहते या काम नहीं करते बल्कि एक दूसरे के सहयोग से रहते हैं। एक समाजवादी समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर देता है और इनका स्थान उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक स्वामित्व का बनाता है। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे तथा वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुजुर्गवा सर्वहारा के शोषण से रहने वाला राजनीतिक वर्ग है। ये सही नहीं है।
मार्क्सवाद सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल के विचारों से ग्रहण किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संरचना की वह आर्थिक व्याख्या होती है जिसके द्वारा समाज में हो रहे भेदभाव को समझा जाता है। यह बुजुर्वा सर्वहारा के शोषण से रहने वाला राजनीतिक वर्ग नहीं है, यह मुख्य रूप से पूंजी वर्ग है। यह पूर्ण रूप से आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगा पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। यदि पूंजीपति मुनाफे का संचय करेंगे तब मजदूरों की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। दूसरा है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। तीसरा है, पूंजीपतियों का मुनाफा उद्योगपतियों की मेहनत से पैदा होता है। चौथा है, अगर निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करेंगे तब मजदूरों की स्थिति में सुधार हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ए और बी सही है। कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज एक प्रकार से पूंजीवादी समाज है। इसमें फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, किंतु यहाँ ध्यातव्य है कि पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। पूंजीपतियों के मुनाफे के संचय से मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होता है, बल्कि उनकी स्थिति और दयनीय होती जाती है। अगला प्रश्न है, दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। यह वाक्य किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार और समाजवादी थे जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। उसी ने नारा दिया कि दुनिया के श्रमिकों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। अगला प्रश्न है, कृषि पूंजीवाद किसका पर्याय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण इलाकों में घेराव आंदोलन। कृषि पूंजीवाद ग्रामीण इलाकों में घेराव आंदोलन का पर्याय था। इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों के आंतरिक वितरण और बाजार की भागीदारी के अनुसार उत्पादन में भिन्नता देखने को मिलती है। विवाद पहली बार इंग्लैंड में पूंजीवादी कृषि के उदय के साथ देखा गया था। इंग्लैंड में सर्वप्रथम पूंजीवादी फसलें अर्थात नगदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। पूंजीवादी कृषि क्रांति ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। मार्क्स ने कृषि पूंजीवाद की अवधारणा को कृषि प्रबंधन उन्मुख टोव प्रणाली से जोड़ा था। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद पहली बार कहाँ देखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी कृषि के उदय के साथ इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साम्राज्यवाद को। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक अवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के साथ उत्पन्न होती है। आगे के प्रश्न समाजवाद के लिए समर्थन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1871 में। 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून हुआ था। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद पर मजदूरों, आम लोगों,
पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून दो चीज़ों की वजह से याद रखा जाता है: मजदूरों के लाल झंडे का उदय व मार्सेयेस, जो मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हमारे सारे महल, हमारे सारे थिएटर, हमारी सारी दौलत, हम उन्हीं भूखे लोगों के प्रयास के ऋणी हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया। यह किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक था। उसने लिखा कि हमारे सारे महल, हमारे सारे थिएटर, हमारी सारी दौलत, हम उन्हीं लोगों के प्रयास के ऋणी हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया है। अगला प्रश्न है, समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय निकाय को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय। समाजवादियों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय निकाय 1900 ईस्वी में पूर्णतः स्थापित हुआ। इस संगठन को आम तौर पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय के नियामक घटक समाजवादी तथा मजदूर दल थे, जो इस बीच यूरोप के अनेक देशों में गठित हो गए थे। आगे के प्रश्न रूसी साम्राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रूसी दासत्व को किसने समाप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय को रूसी दासत्व को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इसने न्यायिक प्रणाली विकसित की, न्यायाधीशों की नियुक्ति की, शारीरिक दंड को समाप्त किया, साथ ही कुलीनों के विशेषाधिकार को समाप्त किया। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है, रूसी सम्राटों को डैश के रूप में भी जाना जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जार के रूप में। रूसी सम्राटों को जार के रूप में भी जाना जाता था। जार तानाशाही मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। 15वीं शताब्दी ईस्वी में ईवान महान मंगोलों की सत्ता का अंत करके जार अथवा संपूर्ण रूस के सम्राट की पदवी धारण की। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। अगला प्रश्न है, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी डैश द्वारा प्रभावित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मंगोल परंपरा द्वारा। अगला प्रश्न है, 1914 तक रूस में महिला कारखाना श्रम शक्ति का प्रतिशत कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 31%। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग के लोग काफ़ी हद तक कपड़ा उद्योग पर केंद्रित थे। ये ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है, रूसी मजदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों। ये दोनों ही कथन सही नहीं दिया हुआ है।
1897 की ऑल एम्पायर रूसी जनगणना विश्व युद्ध के पहले रूसी साम्राज्य में आयोजित पहली और एकमात्र जनगणना थी। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। 1896 से 97 के बीच में कपड़ा उद्योग में और 1902 में मजदूरों द्वारा धातु उद्योग में हड़तालें की गई। 1897 में रूसी साम्राज्य की कुल साक्षरता दर 24% था। 1917 में 7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 37.9% पुरुष और केवल 12.5% महिला साक्षर थी। रूसी मजदूर के संदर्भ में दोनों कथन सही नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस में आधुनिक खेती विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए किन चीज़ों को जरूरी माना गया? पहला है कुलकों का सफाया करना। दूसरा है छोटे और मध्यम दर्जे के किसानों से जमीन छीनकर बड़े किसानों को सौंपना। तीसरा है राज्य द्वारा कुलकों को वृहद पैमाने पर ऋण उपलब्ध कराना। चौथा है किसानों से जमीन लेकर राज्य नियंत्रित विशालकाय खेत बनाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और डी। ए और डी सही है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना और किसानों से जमीन छीनना तथा राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। 1928 में स्टालिन सरकार ने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे गए। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा गया था। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। 1929 से सरकार ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी किया। इसका विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई थी। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। इसके बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। अगला प्रश्न है, डैश से पहले रूस में सभी राजनीतिक दल गैर कानूनी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1914 से पहले। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम रूप के रूप में पहचाना। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद के उच्चतम रूप के रूप में पहचाना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्लादिमीर लेनिन। अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थीं। ये कथन सही है। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्लादिमीर लेनिन। रूसी मार्क्सवादी ने 1903 में लंदन में सम्मेलन किया, जिसका उद्देश्य रूसी मार्क्सवादियों को एकजुट करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सम्मेलन में रूसी मार्क्सवादी हमेशा के लिए दो भागों में बट गए। एक गुट अपने को बोल्शेविक या बहुमत दल कहता था और दूसरा गुट मेनशेविक या अल्पमत गुट। यह दल सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में थे। बोल्शेविक गुट का नेता व्लादिमीर लेनिन था। 1912 में बहुमत गुट या बोल्शेविकों ने अपनी अलग पार्टी बनाई। लेनिन सोचते थे कि जार शासित रूस
जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह दल में सभी के लिए खुली सदस्यता के पक्ष में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेन सेविक। अगला प्रश्न है, रूस में सोशलिस्ट पार्टी दो पार्टियों में विभाजित हो गया जिनके नाम थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। अगला प्रश्न है, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन डैश में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1898 में। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था जिसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में समाजवादियों ने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष व्लादिमीर इकानोविच वोरोनकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1889 में व्लादिमीर लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित किया। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने सरकार संभाली। इसी अधिग्रहण को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। लेनिन ने रूसी समाजवादी संघीय सोवियत गणराज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, डैश पहला देश है जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत रूस। सोवियत रूस विश्व का पहला ऐसा देश था जहां प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस के तत्कालीन समाजवादी नेता लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? पहला है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, दूसरा है रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक। रूसी क्रांति का नेतृत्व रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ने किया था। इसका गठन 1898 में हुआ था। 19वीं सदी में जहां रूसी क्रांति के अंतर्गत केवल मजदूरों तथा किसानों का ही वर्चस्व था, वहीं 20वीं सदी के प्रारंभ में मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। बुद्धिजीवियों ने क्लब एवं संगठन के माध्यम से जार शासक का विरोध करना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। दूसरा है 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1903 में मेंशेविकों की स्थिति क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक। 1903 ईस्वी में जूलियस मार्टोव और लेनिन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। मार्टोव के समर्थक जो पार्टी की सदस्यता में अल्पमत में थे, उन्हें मेंशेविक कहा जाने लगा, जबकि लेनिन के अनुयायियों को बहुमत होने के कारण बोल्शेविक के रूप में जाना गया। बोल्शेविक के मुखिया व्लादिमीर लेनिन थे। बोल्शेविक का समर्थन जापान में किया गया था। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों का समर्थन किस देश में किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जापान में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
1905 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।